Hi friends, hope you all are fit and fine and safe at home. I am Dr. Kulvinder Kaur and I once again welcome you all to my YouTube channel. Friends, I had uploaded one video last week on how to start and run an NGO. I hope आप सब लोगों ने वो वीडियो देखा होगा जिसमें I had discussed about what is an NGO, what is the concept of NGO, what kind of services NGO provides, what kind of projects do they undertake and how NGO can be registered. उस वीडियो को अगर आपने देखा हो तो मैंने उसमें बात की थी कि आप एनजीओ को एज अ सोसाइटी भी फॉर्म कर सकते हैं, एज अ ट्रस्ट भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एज अ सेक्शन 8 कंपनी भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आपके पास अपने एनजीओ को इस्टेब्लिश करने के 3 ऑप्शंस होते हैं, एज अ सोसाइटी, एज अ ट्रस्ट और एज अ सेक्शन 8 कंपनी। अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको अपने एनजीओ को एज अ सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म करना है तो आप अपने एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको अपने एनजीओ को एस्टैब्लिश करना है एज अ सोसाइटी तो आप उसको रजिस्टर करवाएंगे अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। और अगर आप अपने एनजीओ को रजिस्टर करवाना चाहते हैं या इस्टेब्लिश करना चाहते हैं एज अ ट्रस्ट तो आप उसको रजिस्टर करवाएंगे अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। हमने लास्ट टाइम ये भी बात की थी कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 इज एप्लीकेबल ओनली टू प्राइवेट ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट पे वो एप्लीकेबल नहीं होता। अब ये सब बातें तो हम कर चुके थे, ये हम सब समझ चुके थे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनजीओ के फंडिंग की। हाउ डू एनजीओज ऑब्टेन देयर फंडिंग। आप सब जानते हैं कि एनजीओज बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करते हैं और उनके लिए उन प्रोजेक्ट्स को मीट आउट करने के लिए उनको बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स करना पड़ते हैं। सो एनजीओज ऑलवेज हैव एन रिक्वायरमेंट ऑफ फंडिंग। तो क्या क्या सोर्सेज है, कहाँ कहाँ से उनको ये फंडिंग अवेलेबल होती है, ये बात हम आज की इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम एक बात और समझेंगे। NGOs they operate at 3 different levels. कुछ NGOs ऐसे हैं which operate at local level, कुछ NGOs ऐसे हैं which operate at national level and कुछ NGOs ऐसे भी हैं which operate at international level. Obviously जितना ऑपरेशन बड़ा होगा किसी भी एनजीओ का, जितनी एक्टिविटीज उसकी ज्यादा होंगी उतना ही ज्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। लाइक एक लोकल एनजीओ would require less funds compared to an NGO operating at a national level or an international level. अब ये तो बात हुई कि एनजीओ के फंड्स की रिक्वायरमेंट कब और कैसे है। अब बात करते हैं कि एनजीओ फंड्स किस किस सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकता है। इससे पहले कि हम फंडिंग समझने की कोशिश करें और फंडिंग के सोर्सेज को जानने की कोशिश करें, हम एक बात और समझेंगे। हम फंडिंग को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, नेशनल फंड्स एंड इंटरनेशनल फंड्स, या नेशनल फंडिंग एंड इंटरनेशनल फंडिंग। तो पहले ये समझ लेते हैं नेशनल फंडिंग क्या है और इंटरनेशनल फंडिंग क्या है। If you are trying to obtain loans or donations or funds from within the country, from various sources within the country, then such kind of funds would be termed as national funds. अगर आप अपने ही कंट्री, अपने ही देश के अलग अलग सोर्सेज से फंड्स जनरेट करते हैं, फंड्स अरेंज करते हैं, तो उन फंड्स को हम बोलेंगे नेशनल फंड्स। लेकिन अगर आप फॉरेन डोनेशंस या फॉरेन कंट्रीब्यूशन से फंड्स जनरेट कर पाते हैं तो वो फंड्स कहलाएंगे इंटरनेशनल फंड्स। इंटरनेशनल फंड मीन्स फंड्स ऑब्टेन फ्रॉम अदर नेशंस और फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब नेशनल फंड्स, जिनको हम अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन फंड्स भी बोल सकते हैं, वो कहाँ कहाँ किस किस सोर्सेज से एनजीओ को अवेलेबल हो सकते हैं उसकी बात हम करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट क्रूशियल सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर एन एनजीओ इज डोनेशंस। किसी भी एनजीओ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फंडिंग की जो सोर्स है वो है डोनेशंस। अब यहाँ हम ये समझेंगे एनजीओज बहुत अलग अलग सोर्सेज से डोनेशंस लेते हैं। लाइक वो गवर्नमेंट से भी डोनेशंस और ग्रांट्स ले सकते हैं जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट फंडिंग। वो पब्लिक से भी ग्रांट और डोनेशंस ले सकते हैं जिसको हम बोलते हैं पब्लिक फंडिंग।
और वो कॉर्पोरेट या कंपनी से भी फंडिंग जनरेट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं CSR फंडिंग। तो हमने ये भी समझ लिया कि एनजीओ 3 अलग अलग तरीके की डोनेशंस लेते हैं। बट इज डोनेशन द ओनली सोर्स ऑफ फंड्स फॉर एनजीओज? No doubt, NGOs, no doubt donations is a very important source for generating funds, but डोनेशन इज ओनली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स। डोनेशन के अलावा भी और बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जहां से एनजीओज अपने फंड्स जनरेट कर पाते हैं, लाइक सेल ऑफ गुड्स। बहुत सारे एनजीओज हैं जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, सर्विसेज जनरेट करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और उन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को वो सेल करके कुछ अमाउंट, कुछ इनकम जनरेट कर पाते हैं। तो ये भी एक सोर्स है फंड्स का। देन नेक्स्ट कुड बी फी फ्रॉम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं विच प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स। while they provide their training, they charge a small amount of fees. That also is a source of funds for NGOs. Remember, अभी I am just giving you a list कि NGOs कहाँ कौन कौन से सोर्सेज से नेशनल फंड्स जनरेट कर सकते हैं। Then after this, I would be discussing each source in detail. Then बहुत सारे ऐसे NGOs हैं that they have a lot of space, empty space. उनके पास बहुत सारी खाली जगह होती है. Let's say they have a conference room and they prefer to give that on rent so that they are able to generate some revenue. तो rent भी एक source हो सकता है revenue का या income का for NGOs. Then members funding. There are many NGOs who charge a fee or a minimum amount of subscription from their members. इसको बोलते हैं members funding. तो members funding भी एक source है NGO के लिए जहां से वो funds raise कर पाते हैं. And then interest and dividend. बहुत सारे NGOs अलग अलग सोर्सेज में अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे जो इंटरेस्ट और डिविडेंड जनरेट होता है दैट ऑल्सो एड्स ऑन टू द इनकम ऑफ एन एनजीओ. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज इन डिटेल. नाउ हमने सबसे पहले क्या बात की थी कि किसी भी एनजीओ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है फंडिंग की? डोनेशंस. जिसमें मैंने आपको बताया था कि डोनेशंस कुड बी 3 टाइप्स. डोनेशंस कुड बी फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द पब्लिक और इट कुड बी CSR फंडिंग. तो अब इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट फंडिंग. अगर कोई भी एनजीओ गवर्नमेंट से फंडिंग लेना चाहता है तो वहां आपको क्या चीज का ध्यान रखना पड़ेगा? अगर आपका एनजीओ वर्क करता है एट द स्टेट लेवल तो आपको स्टेट गवर्नमेंट को के पास अप्लाई करना पड़ेगा गवर्नमेंट फंडिंग के लिए. लेकिन अगर आपका एनजीओ अगर वर्क करता है एट द सेंट्रल लेवल तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा एट द सेंट्रल लेवल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ऑब्टेनिंग द गवर्नमेंट फंडिंग. देन नेक्स्ट आते हैं पब्लिक फंडिंग. अब पब्लिक फंडिंग का मतलब क्या हुआ? When you obtain funds from the public. जब आप पब्लिक से पैसे लेते हो, पब्लिक से डोनेशंस लेते हो, वो कहलाती है पब्लिक फंडिंग. ज्यादातर एनजीओज पब्लिक फंडिंग ही लेते हैं क्योंकि गवर्नमेंट फंडिंग हर एक को अवेलेबल होना इजी नहीं है, तो मेनी एनजीओज गो फॉर पब्लिक फंडिंग. अब ये पब्लिक फंडिंग आपको कौन कौन दे सकता है, कहाँ कहाँ से मिल सकती है, ये समझते हैं. पब्लिक फंडिंग कैन बी गिवन बाय ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स. मतलब डोनेशन आपको कोई ऑर्डिनरी इंडिविजुअल भी दे सकता है. डोनेशन आपको कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी दे सकता है. हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का मतलब हुआ कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसकी पर एनम इनकम $1 मिलियन से ज्यादा है. फिर डोनेशन आपको या पब्लिक फंडिंग आपको बहुत सारे ट्रस्ट और बहुत सारे फाउंडेशन, बहुत सारे डोनर एजेंसी से भी मिल सकती है. यहाँ पर आई वॉन्ट टू हाईलाइट वन थिंग. बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट बने हुए हैं और बहुत सारी ऐसी फाउंडेशंस बनी हुई हैं जो बहुत बड़े लेवल पर ऑपरेट करती हैं, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव है छोटे छोटे एनजीओज को फंड्स प्रोवाइड करवाना ताकि छोटे छोटे एनजीओज स्मूथली रन हो सके, उनका काम हो सके. तो बहुत छोटे छोटे एनजीओज ऐसे ट्रस्ट, ऐसे फाउंडेशंस को भी अप्रोच कर सकते हैं टू गेट दी फंडिंग. नाउ देन अगेन
यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, बहुत सारे आप शॉपिंग मॉल्स में कभी गए हो, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, आपने नोट किया होगा दैट एट वन कॉर्नर दे कीप अ कैश बॉक्स वेयर पीपल पुट इन सम मनी विच एक्ट्स एज अ डोनेशन। तो चैरिटी कैश बॉक्सेस भी एक इम्पॉर्टेंट जरिया है, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जिससे आप पब्लिक फंडिंग या पब्लिक डोनेशंस ले सकते हैं। नाउ this is the time of internet, this is the time of online transactions. So internet again is a very very important source of generating public funding. आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करिए, आप अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ाइए और अपनी वेबसाइट के थ्रू आप पेमेंट गेटवे क्रिएट करके बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं सो दैट दे गिव यू दी फंडिंग। और इसके लिए आपको पेमेंट गेटवे का पूरा प्रोसीजर आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। देन आपके पास एक और ऑप्शन है, आप गिव इंडिया वेबसाइट पे अपने आप को लिस्ट करा सकते हैं। आई रिपीट, आप गिव इंडिया वेबसाइट पर आप अपने आप को लिस्ट करवा सकते हैं। वहां पर जितने भी एनजीओज लिस्टेड होते हैं उनको बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट और एनजीओज फंडिंग प्रोवाइड करवाते हैं। तो गिव इंडिया वेबसाइट पर अगर आप लिस्टेड हो जाते हैं तो अब वो आपके लिए एक पोर्टल क्रिएट होता है जहां पर आप फंडिंग ले पाते हैं। तो ये सारे सोर्सेस थे पब्लिक फंडिंग लेने के। नाउ लेट मी टॉक टू यू अबाउट CSR फंडिंग। नेक्स्ट स्लाइड। CSR फंडिंग है क्या, आप पहले तो ये समझिए। It is compulsory, it is mandatory for companies and corporate sector to keep 2% of their profits for social responsibility, corporate social responsibility, for the social development. सब कंपनीज को, कॉर्पोरेट सेक्टर को अपने प्रॉफिट का 2% सोशल डेवलपमेंट के लिए लगाना होता है। ये उनके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो बहुत सारी कंपनीज इसको बोलते हैं CSR फंडिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग। कंपनीज या कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, इस CSR फंड को एनजीओज को दे देते हैं और एनजीओज के माध्यम से एनजीओज को ये पैसा देकर वो सोशल डेवलपमेंट करते हैं। सो दे यूज दिस 2% ऑफ प्रॉफिट फॉर सोशल एक्टिविटीज। रिमेम्बर वन थिंग, एज आई टोल्ड यू, आप डोनेशन कंपनी से या इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं। अब वो कंपनी, किसी भी कंपनी से आप डोनेशन ले सकते हो। वो कंपनी एक प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, वो एक पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, या वो एक मल्टीनेशनल कंपनी भी हो सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम डोनेशंस। यहाँ हम एक और बात समझेंगे। अब आपको ये समझना है कि अगर आपको डोनेशन के थ्रू फंड्स लेने हैं तो क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्राइटेरिया आपको मीट आउट करना है। रिमेम्बर, आप किसी से भी डोनेशन लें, आप गवर्नमेंट को अप्रोच करें डोनेशंस के लिए, आप पब्लिक को अप्रोच करें, या आप किसी कंपनी या इंस्टीट्यूट को अप्रोच करें, द फर्स्ट थिंग दे आर गोइंग टू आस्क यू इज द पर्पस, सोशल कॉज, कि आपको फंड्स किस पर्पस से चाहिए, आप क्या सोशल कॉज के लिए ये फंड्स खर्च करना चाहते हैं। सो यू हैव टू एक्सप्लेन देम योर सोशल कॉज, कि आपको किस पर्पस से आपके फंड्स चाहिए। वन मोर थिंग, अगर आप रियली चाहते हैं कि आपको डोनेशन ज्यादा से ज्यादा मिले, फंडिंग ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो, तो यू नीड टू एनहांस योर सोशल विजिबिलिटी ऑन सोशल मीडिया। आपकी विजिबिलिटी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए, क्योंकि आप जितने ज्यादा विजिबल सोशल मीडिया पर होंगे उतना ही, जितना ज्यादा आप सोशल मीडिया पर आप अपनी एक्टिविटीज को दिखाएंगे कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं, उतना ही पब्लिक में आपकी एनजीओ को लेकर ट्रस्ट डेवलप होगा एंड देन दे विल बी इजीली रेडी टू गिव यू डोनेशंस। अब यहाँ आप ये भी समझ लीजिए, आपके पास डोनेशंस लेने के 2 तरीके हैं। आप ऑफलाइन मोड से भी डोनेशंस ले सकते हैं और आप ऑनलाइन मोड से भी डोनेशंस ले सकते हैं। ऑनलाइन मोड से डोनेशंस लेने के लिए आपको अपनी वेबसाइट डेवलप करनी पड़ेगी, और जैसा मैंने आपको अभी बताया था, आप पेमेंट गेटवे के थ्रू बहुत सारे डोनेशंस ऑनलाइन मंगा सकते हैं। बट अगर आप ऑफलाइन मोड से डोनेशंस लेना चाहते हैं तो आपको पर्सन टू पर्सन या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कांटेक्ट करना पड़ेगा। लेट्स मूव फर्दर। अब ये तो बात हुई एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ फंडिंग, दैट इज डोनेशन।
अब हम सेकंड सोर्स की बात करते हैं। सेकंड कौन सी इंपॉर्टेंट सोर्स है जहां से एनजीओ को फंड्स जनरेट हो सकते हैं, इनकम जनरेट हो सकती है? दैट इज सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। Remember one thing, there are many NGOs who manufacture some or the other kind of products and then they sell them. Whatever profit or income they earn, they don't distribute that profit among the members. They use that profit for for meeting out the expenses of the organization. यहाँ आप एक और चीज समझेंगे, जो बहुत बड़े बड़े NGOs हैं, they also give a loan to such kind of small NGOs. बड़े बड़े NGOs ऐसे छोटे NGOs जो गुड्स मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं, उनको सब्सिडाइज्ड रेट पर लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं और सब्सिडी भी गवर्नमेंट से प्रोवाइड हो पाती है, ताकि इन NGOs को जो गुड्स बनाकर बेच रहे हैं इनको कुछ हेल्प मिल सके. एंड मोर ओवर यू नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, मार्केटिंग फॉर सच एनजीओज इज नॉट इजी. सो जो बड़े बड़े एनजीओज हैं वो इन छोटे छोटे एनजीओज को मार्केटिंग में भी हेल्प पूरी करते हैं. नाउ वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, बहुत सारे एनजीओज हैं विच आर इन्वॉल्व इन सम और द अदर काइंड ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज. कमर्शियल एक्टिविटीज का मतलब ये हुआ जहां आप कुछ भी सेल करके इनकम अर्न करते हैं या प्रॉफिट अर्न करते हैं. अगर आप किसी भी तरीके की कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो आपके लिए आपका जीएसटीएन नंबर लेना मैंडेटरी है, कंपलसरी है. यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट एंड आपके लिए अपने एनुअल रिटर्न्स भरना कंपलसरी है. ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अदरवाइज योर रजिस्ट्रेशन विल गेट कैंसिल्ड. लेट्स मूव फर्दर. अब मैंने बात की थी अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की. मैंने आपको बताया था बहुत सारे एनजीओज हैं विच प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स. कुछ स्टिचिंग की ट्रेनिंग देते हैं, कुछ कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग देते हैं, कुछ डांस प्रोग्राम्स की ट्रेनिंग देते हैं, कुछ एम्ब्रॉयडरी की, देन क्राफ्ट वर्क की. बहुत अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अलग अलग एनजीओ प्रोवाइड करवाते हैं. एनजीओज आर ऑथराइज्ड एंड अलाउड टू कलेक्ट फीस फ्रॉम सच ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. ऐसे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एनजीओज डेवलप करते हैं और प्रोवाइड करवाते हैं, उसके लिए वो फीस चार्ज कर सकते हैं. अब एनजीओज ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते हैं वो एक कैंप बनाकर कैंप के थ्रू भी दे सकते हैं, या वो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट डेवलप करके भी करवा सकते हैं. इट इज बेटर कि एनजीओ जब कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे चला रहे हैं तो as soon as possible they should get their affiliation, because then collecting the fee from the beneficiary would be easier for them. अब हम फोर्थ सोर्स की बात करते हैं. हमने 3 सोर्सेस समझ ली, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तक की हमने 3 सोर्सेस समझ ली. अब हम नेक्स्ट सोर्स की बात करते हैं. बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं विच हैव सम काइंड ऑफ एम्प्टी स्पेस. इट कुड बी लेट्स से अ कॉन्फ्रेंस हॉल, स्मॉल रूम. Now NGOs prefer to give such empty space on rent so that they are able to generate some kind of revenue from those places, such empty places. तो rent भी एक important source है NGOs के लिए. बहुत important नहीं है but it could be a source for some NGOs. अब जो हमने अभी बात की थी members funding, where you collect some kind of fee or some subscriptions from the members of the NGO. तो आप इस members से fee या subscription कलेक्ट करके भी फंडिंग जनरेट कर पाते हैं. अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स. नाउ योर क्वेश्चन कुड बी कि एनजीओज तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या उनको अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना अलाउड है? बिल्कुल है, बट विद लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड लॉट ऑफ रेगुलेशंस. एनजीओज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट कुछ उन पर उस पर बहुत रेस्ट्रिक्शंस और बहुत रेगुलेशंस है. सिर्फ कुछ लिमिटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में ही वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाइक बैंक एफडीज, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स, लाइक म्यूचुअल फंड स्कीम्स, एचडीएफसी ट्रस्ट डिपॉजिट स्कीम्स
एंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यूनिट स्कीम्स में। दीज आर वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जिसमें एनजीओ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे मिलने वाला इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑल्सो बिकम्स देयर इनकम। रिमेंबर वन थिंग, एनजीओज आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट देयर मनी इन शेयर्स एंड स्टॉक्स। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट, यहाँ पर आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और कहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दिस इज कंप्लीटली गवर्न्ड एंड कंट्रोल्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 11 सब सेक्शन 5 कंप्लीटली कंट्रोल्स दिस। दैट मीन्स आप किस किस फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और किस किस फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। दिस इज कंप्लीटली गवर्न्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये तो एक बात हुई हमारी नेशनल फंडिंग की। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था इंटरनेशनल फंडिंग मीन्स व्हेन यू ऑब्टेन इंटरनेशनल फंडिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन या फॉरेन डोनेशंस आप लेते हैं। रिमेंबर वन थिंग, unless and until your NGO completes 3 years of registration, you are not allowed to get foreign contribution or foreign donations. जब तक आपके एनजीओ को कम से कम 3 साल रजिस्ट्रेशन के 3 साल पूरे नहीं हो जाते, तब तक आपको फॉरेन डोनेशन या फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना अलाउड नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आप इंटरनेशनल फंडिंग या इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन या फॉरेन कंट्रीब्यूशन कब ले सकते हैं। इंटरनेशनल डोनेशंस या फॉरेन डोनेशंस आप तब ले सकते हैं जब आपने अपने एनजीओ को FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 जो अब अमेंडेड एक्ट है FCRA 2010, आपको पहले अपने आप को अपने एनजीओ को FCRA 2010 के अंडर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और आप रजिस्ट्रेशन FCRA 2010 के अंदर तभी करवा सकते हैं जब आपका एनजीओ कम से कम 3 साल पुराना हो, 3 साल पहले कम से कम वो रजिस्टर हो चुका हो। तभी आप एनजीओ से तभी आपका एनजीओ फॉरेन डोनेशंस लेने के लिए एलिजिबल होता है। यहाँ एक और चीज हमको समझनी पड़ेगी, FCRA एक्ट के अलावा एनजीओस को FCRA 2010 के अंडर तो रजिस्टर करना ही करना है। उसके अलावा एनजीओस को अंडर सेक्शन 80G और अंडर सेक्शन 11 एंड 12A के अंडर भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। लेट मी शेयर वन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विद यू। एट प्रेजेंट 30,000 एनजीओज हैं जो FCRA के अंडर रजिस्टर्ड हैं, सो दैट उनको फॉरेन डोनेशंस मिल पाए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल पाए। बट सम एनजीओ गेट इन्वॉल्व इन सम मैल प्रैक्टिसेस, कुछ बहुत गलत प्रैक्टिसेस में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इन 30,000 एनजीओ में से 6,000 एनजीओ हैं जिनके लाइसेंस FCRA ने कैंसिल कर दिए हैं। So we have to be very very careful and very very transparent. FCRA के में रजिस्ट्रेशन आप होने के बाद आप फॉरेन फंडिंग ले सकते हैं, बट देन अगेन you have to follow certain norms, otherwise your registration or your license can get cancelled. अब आगे बात करते हैं। आपको मैंने अभी ये बताया था आपको FCRA के अंडर तो रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा इफ यू वांट फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन डोनेशंस। इसके अलावा यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ अंडर सेक्शन 80G एंड अंडर सेक्शन 11 एंड अंडर 12A। अब थोड़ा सा इसको ब्रीफ में समझेंगे बिकॉज इन डिटेल आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन दी नेक्स्ट वीडियो। सेक्शन 11 और सेक्शन 12A के अंडर आपको रजिस्ट्रेशन इसलिए कराना है ताकि आप टैक्स रिबेट ले पाए, ताकि आप टैक्स एग्जेम्पशन ले पाए। आप कुछ गुड सेल कर रहे हैं या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके बाद आपके पास बहुत सारे सरप्लस फंड्स जनरेट हो पाते होंगे या आपके पास बहुत ज्यादा डोनेशंस आ जाती होंगी। Now whatever donations you get or surplus amount you get,
दे आर टैक्सेबल, आपको उन पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर आप उस पे टैक्स पे नहीं, उन डोनेशंस पे टैक्स नहीं पे करना चाहते और आप चाहते हैं कि वो डोनेशन टैक्स एग्जेम्प्टेड हो जाए और वो आपकी जो सरप्लस अमाउंट है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड हो जाए, तो आपको सेक्शन 11 और सेक्शन 12A के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। What the next video which I will be coming up with in the next week, उसमें I will be discussing कि आप सेक्शन 11 और सेक्शन 12A के अंदर रजिस्टर कैसे होंगे और आपको सेक्शन 11 और 12A में रजिस्टर होने के और क्या क्या बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 80G। सेक्शन 80G अगेन इज एप्लीकेबल फॉर टैक्स एग्जम्पशन। तो आपको सेक्शन 80G के अंदर अभी अपने आप को रजिस्टर करवाने में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यहाँ हम एक और चीज समझेंगे, बहुत सारे एनजीओ जो बहुत छोटे लेवल पर ऑपरेट करते हैं वो CSR फंडिंग के लिए एप्लीकेबल या एलिजिबल नहीं हो पाते और इस वजह से एट टाइम्स इन एनजीओ के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। द लास्ट ऑप्शन फॉर देम इज दैट दे हैव टू गो इन फॉर फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, दे ऑप्ट फॉर गवर्नमेंट फंडिंग। एक और चीज जो हमारे लिए जानना बहुत बहुत कंपलसरी है, अगर आपने अपने एनजीओ को रजिस्टर करा रखा है, अगर आपका एनजीओ रजिस्टर्ड एनजीओ है, तो आपके लिए पैन नंबर लेना कंपलसरी है। अगर आपने अभी तक पैन नंबर नहीं लिया है तो आप अपना पैन नंबर जरूर लीजिए, क्योंकि अगर आपका एनजीओ रजिस्टर्ड है तो आपके लिए पैन नंबर लेना इज कंपलसरी। नाउ दिस इज दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. I would be putting this content in the description box of the last PPT also and this one also. So I'll be sharing all the content with you, and if you have any query then you can ask through the comment box. I would be coming back with the next video next week. Thank you.